नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कविताओं के मंच से फिल्मों तक का सफर करने वाले और देश और विदेशों में पहचान बनाने वाले कवि कुमार मनोज जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर, सबसे पहले तो आपका भारतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कविताओं के प्रति कैसे रुचि बनी। आप इतने छोटे शहर इटावा से देश व विदेशों तक अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं, तो कविताओं के लिए रुचि कैसे हुई और कब से आपने ये कविता शुरू की? यहाँ इटावा महोत्सव में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो जब कभी वो यहाँ आया करते थे तो मुझे भी साथ लाया करते थे। तो उस दौरान नीरज जी और ये भारत भूषण जी, रमानाथ अवस्थी जी, कई बड़े बड़े कवि आया करते थे, तो उनको सुना करते थे। तो उनको सुनकर बड़ा अच्छा फील हुआ करता था। तो मुझे मन में ऐसे लगता था ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, पर ये लगा नहीं था कि कभी बाद में नीरज जी वगैरह के मंच साथ शेयर करेंगे। उस समय बस लिखने लगे थे क्लास 7th में थोड़ा, और सन 2000 से कवि सम्मेलन में शुरुआत की। वहाँ पर आकर फिर काव्य मंचों से उन्हीं कविताओं का एक्चुअली आगरा विश्वविद्यालय में मैं बीएससी में पढ़ने गया, तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई, अंतर विश्वविद्यालय काव्य प्रतियोगिता। तो उसमें चयन के लिए सिलेक्शन बोर्ड बैठा था, तो मैं भी लाइन में गया। बहुत सारे 50-100 लड़के लड़कियां रहे होंगे। तो जब मैंने अपनी कविता सुनाई तो उसमें एक इस समय आरबीएस में प्रोफेसर हैं शशिकांत पांडे, जेएनयू से पढ़े थे, वो बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताओ मनोज, कब से लिख रहे हो तुम? तो मैंने बताया कि अभी कुछ दिन हुए हैं, 2-4 साल। तो बोले अगर ये कविताएं तुमने लिखी हैं तो इस पूरे जितने भी लड़के लड़कियां हैं इनमें ऐसी कविता और कोई नहीं लिख सकता है। बेटा तुम इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के कवि हो, तुम्हारे अंदर क्योंकि एक बीएससी का लड़का इस तरह से कविताएं नहीं लिख सकता है। बस वहीं से शुरुआत हो गई। फिर मैं प्रतियोगिता में गया। सोम ठाकुर जी, अशोक चक्रधर जी उसमें जज थे, और पहली प्रतियोगिता में मैं आगरा विश्वविद्यालय का चैंपियन हो गया कविता का। और फिर ये सफ़र अनवरत 5 वर्षों तक रहा। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही एक रुझान बढ़ गया था और फिर मैं लगातार लिखता रहा। जैसा कि आपने बताया कि आपने सन 2000 में शुरुआत की थी, लगभग 22 से 23 साल हो चुके हैं। तो 22 सालों में आपने अब तक कितनी कविताएं लिखी या कितनी क्या उपलब्धि हासिल कर ली है? 22 वर्षों में एक तो ख़ास बात ये थी, अब तो थोड़ा सा क्या है कि जीवन व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। पहले क्या था कि कभी भी कोई कविता मैंने कागज़ पर नहीं लिखी। सारी कविताएं मेरी जो किताब आई है समंदर बोल उठता है, उसकी सारी कविताएं ऐसे ही चलते फिरते, मुझे याददाश्त मेरी बहुत अच्छी थी, सारी कविताएं मेरे माइंड में ही रहती थी। फिर लोग कहते थे कि नहीं इनको कागज़ पर उतारो। तो मतलब जब इस तरह की याददाश्त थी तो कवि सम्मेलन के मंचों पर भी दिक्कत नहीं होती संचालन करने में, कि मेमोरी जब अच्छी होती है और भाषा जो है वो साफ सुथरी होती है, तो फिर लगातार कवि सम्मेलन के मंचों के संचालन मिलने लगे और फिर लगातार चलते ही चले गए। भारत के लगभग सारे शहरों में काव्य पाठ किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अमेरिका में 2 बार जाना हुआ, लाल किले पर जाना हुआ, और लगभग तब से इस यात्रा में लगा ही हुआ हूँ। सोशल मीडिया से या अन्य जगह से पता चलता रहता है कि कवि के साथ साथ अब आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है। अभी पिछले दिनों भी आपकी एक मूवी आई है और अभी लगातार शूटिंग्स चल भी रही हैं। तो ऐसा क्या आपने रुचि दिखाई कि कविता के मंच से फिर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करने लगे? वंदना जी, कविता जो होती है वो एक तरह से समझ लीजिए एक ऑडियो क्लिप समझ लीजिए, और फिल्म जो होती है वो MP4 होता है, पूरा वीडियो। तो कविता में ज़्यादातर दर्शक तक मेरी पहुंच वहीं थी जहां पर कवि सम्मेलन होते थे। फिर जब मैंने ये YouTube वगैरह पर आया तो YouTube से जो लोकप्रियता मिली, उस पर लगभग 12.5 लाख सब्सक्राइबर जुड़ गए कविताओं को सुनने के लिए। तो मुझे लगा कि इसको विस्तार देना चाहिए, इसको और अधिक विस्तृत बनाना चाहिए। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा स्विच किया कि कहानी यही रहेगी, लगभग भाव यही रहेंगे, लेकिन इनको सिनेमेटोग्राफी से दिखाया जाए। इसलिए हमने उस तरफ थोड़ा सा स्विच कर ली चीज़ें, और आज हम लगातार कर रहे हैं। तो जो भी मेरी फिल्में भी आ रही हैं उनमें
सोशल इश्यूज ही हैं, और कहीं ना कहीं अब चूंकि कवि हैं तो थोड़ा बहुत पोएटिक टच तो रहता ही है उसमें। जैसा कि लोगों के बीच चर्चाएं भी बनी रहती हैं, अपने इटावा में इटावा महोत्सव होता है तो चर्चा करते रहते हैं लोग कि कवि जी इटावा महोत्सव में कभी नहीं आते और कभी आते रहते, तो उसका क्या कारण है, क्या है रीजन? देखिए, इटावा महोत्सव में मुझे कभी आमंत्रण नहीं आया पिछले 20-22 वर्षों में, और मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक जातिवाद हावी रहती है। जैसे एक बार कुछ लोगों ने यहाँ पर कही कि मैं इस अहीर की औलाद को मंच पर नहीं चढ़ने दूंगा, तो मुझे बहुत छोटापन उनकी बात में लगा। मुझे लगा कि कवि की पहले तो कोई जात नहीं होती है, और इस तरह से किसी को रोकने का प्रयास करना, क्या कोई किसी को रोक सकता है? इटावा के मंच पर भले ही नहीं मुझे आमंत्रित किया गया, लेकिन मुझे लाल किला, अमेरिका में यूएनओ तक का सफ़र तय किया गया। अमेरिका के 7-8 शहरों में हाउसफुल शोज किए हैं मैंने कवि सम्मेलन के। तो यहाँ पर एक गुटबंदी है, और वो गुटबंदी इस तरह से हावी है कि किसी भी नई प्रतिभा को जो उनकी जात का नहीं है, विशेष तौर पर उनकी जात का नहीं है, उस प्रतिभा को वो मौका देने से पूरी तरह से परहेज करते हैं। तो यही सारी राजनीति यहाँ पर होती रही है। आपको लगता है कि कवियों को राजनीति का या जातवाद का शिकार होना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं, होना नहीं चाहिए। जैसे मेरा अपना प्लेटफॉर्म है प्रशस्ति स्टूडियो, और मैं ये भारतवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो मेरा उद्देश्य ये था कि इस दुनिया में एक बार आए हो। शुरुआत में जो 10 वर्ष का संघर्ष मुझे करना पड़ा है, वो संघर्ष से मैं आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहता था कि 10 सालों तक मुझे लोग मंच ही नहीं लेने दिए, चढ़ने नहीं दिया, रोकते रहे, जाति कास्ट। तो मुझे लगता था कि बहुत सारे युवा इस तरह से बहुत परेशान रहेंगे, इनके जीवन के 10 वर्ष चले जाएंगे। तो मैंने उन 10 वर्षों को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित किया, और आज किसी भी जाति, धर्म, मजहब से ऊपर हर टीवी शोज में, दुनिया का कितना ही बड़ा कविता से रिलेटेड शो बनेगा तो उसमें प्रशस्ति स्टूडियो से 10-20 कवि जाएंगे ही जाएंगे। ये मतलब काम करने के लिए मैंने संकल्प लिया था, और वो मैंने किया। कविता में कहीं भी जातिवाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कवि जो है समाज का एक आईना होता है। वो माइक पर खड़े होकर पूरी दुनिया को आदर्शवाद की शिक्षा देता है, और खुद में अगर वो ब्राह्मण, ठाकुर, यादव इन सब में बट जाएगा तो फिर समाज का क्या होगा। अच्छा मनोज जी, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अब आप चलते चलते जो भी आपकी कविता रही हो अब तक की सबसे अच्छी, जो आपको पसंद हो, वो 2-4 लाइनें सुनाना आप चाहें दर्शकों को सुना। मेरी एक कविता जो बहुत चर्चित हुई और लगातार तमाम लोगों के मुंह से आप सुनते हैं। एक सैनिक का शव आया। जब उसका शव आया तो वो अकेला अपने पिता का लड़का था, और उसके 2 छोटी बच्चियां थी। तो जब उसका शव उसके दरवाजे पर तिरंगे में लिपट कर आया तो राजनीति के बड़े लोग, प्रशासन के बड़े लोग, मीडिया के बड़े लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे। तो उसकी पत्नी ने ऐसा मेला, ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था। वो सबकी आंखों को देख रही थी, और उसकी आंखों से क्या कहना चाह रही थी, वो 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे जिस्म की ही सारी बोटियां चली गईं। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। जैसा कि ये अभी हमारे साथ थे कवि मनोज जी, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन में कविताओं के मंच तक कैसे पहुंचे और इनके जीवन का सफ़र कैसा रहा और फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा।